हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया ही होंगे। सही पोजीशन में आके लेक्चर देखना, ऐसे नहीं कि पढ़े पढ़े देख रहे हो। तो इस वीडियो में हम एसएचएम चालू करने वाले हैं, जिसे ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हैं, दोलन हिंदी में, और सरल आवर्त गति। इसके दो नाम क्यों होते हैं ये भी समझेंगे। बहुत सारे टर्म, कंडीशन, वेलोसिटी इक्वेशन, एक्सेलरेशन इक्वेशन, इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। इस चैप्टर की फरमाइश हमारे सत्येंद्र भाई ने किए हैं, तो उनके नाम डेडिकेटेड है इस चैप्टर। तो सत्येंद्र भाई देखो, बिना कोई सुविचार या थॉट्स के चालू करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बाद में बोलते हैं ज्ञान दे रहा था। इस चैप्टर का नाम ऑसिलेशन भी है और एसएचएम भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ऑसिलेशन मतलब दोलन, एसएचएम मतलब सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। आई होप कि दिख ही रहा होगा, पहले से डेटिंग अपन ने और सुधार दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ऑसिलेशन का और सरल आवर्त गति का? तो बहुत सारे टर्म कंडीशन हम पहले समझते हैं बेसिक। किसी को अगर लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, और जिनका जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, वो अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि चैप्टर बहुत टफ है, समझ में कम आता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझा पाऊँगा, समझा दूंगा मैं पूरा। देखो, हमारे पास दो टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोलनी गति। और एक टाइप दूसरा मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती गति। पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं ना आवर्ती फलन, आवर्ती गति। दो टाइप की मोशन हो गए। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है? तो इसमें मेन डिफरेंस ये है कि कोई भी फिक्स पॉइंट है, इसमें कोई भी फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट रहेगा, इसमें भी फिक्स पॉइंट है। फिर बोलोगे अंतर क्या हो गया? तो अंतर ये है कि इसमें फिक्स पॉइंट के जो भी इर्द गिर्द घूमेगा, आसपास जो भी घूमेगा, उसमें टाइम फिक्स नहीं है। मतलब इसमें टाइम फिक्स नहीं है कि एक चक्कर लगाया, एक राउंड लगाया, फिक्स पॉइंट तो रहेगा लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। और पीरियोडिक मोशन में फिक्स पॉइंट है और फिक्स टाइम भी है कि एक साइकिल या एक पीरियड जितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, अगला भी उतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा। तो मेन डिफरेंस ये हो गया कि ऑसिलेटरी मोशन में फिक्स पॉइंट है लेकिन फिक्स टाइम नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे अपन वायलिन या अपना क्या गिटार वगैरह रहता है, उसके तार को थोड़ा सा मूव कर देते हैं तो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रुक जाता है। मतलब एक कंपन जितने टाइम में करा था, उसका अगला कंपन का टाइम बदल जाता है। लेकिन इसमें पीरियोडिक मोशन में क्या आ जाता है, जैसे अपन घड़ी, पेंडुलम आता है, उसमें पेंडुलम हर एक जो भी मूवमेंट करता है उसका जो टाइम है वो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं रहता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे अपने गिटार वगैरह है, गिटार में अपन उसको वाइब्रेट कर देते हैं, धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पेंडुलम मूवमेंट जो हो रही है वो सेम टाइम में हो रही है। पीरियोडिक मोशन और कौन करता है? अपने ऑर्बिटल्स रहते हैं जो, है ना, जैसे कि अपने ग्रह वगैरह हो गए, है ना, पृथ्वी हो गया, सूर्य के चारों ओर सेम टाइम में, फिक्स टाइम में क्या कर रही है, एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इसमें और कौन आ जाएगा एग्जांपल? जैसे अपन स्प्रिंग से कोई वजन या कुछ भी लटका दें, बॉडी वेट किसी का भी एक थोड़ा सा पार्टिकल लटका दें और छोड़ दें ऐसे हवा में, तो वो इस तरीके से कंपन करता है, थोड़े टाइम बाद रुक जाता है, धीरे धीरे पहले स्पीड करता है फिर धीरे धीरे रुक जाता है। तो इसमें स्प्रिंग एग्जाम्पल भी आ जाता है, लेकिन ये एग्जाम्पल आएगा किसमें? सीधा छोड़ने वाला। अगर रखा हुआ है तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, फिक्स पॉइंट है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। कभी कितने भी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, कभी कुछ, लेकिन इसमें फिक्स पॉइंट भी है, फिक्स टाइम भी है। जैसे पेंडुलम और अपने जो ग्रह वगैरह हैं वो सेम टाइम में चीज़ें कंप्लीट करते हैं एक साइकिल। फिर एक और चीज़ आती है अपना एसएचएम। तो एसएचएम की अपन बाद में बात करते हैं, पहले इसको समझो कि ऑसिलेटरी मोशन, मान लो कि कोई कंट्री है ना, कोई कंट्री, इस तरीके से मान सकते हो कि एक पूरी कंट्री है क्या, ऑसिलेटरी नाम की,
ऑसिलेशन मोशन जिसके अंदर होता है, कोई कंट्री है जिसके अंदर कौन सर्वाइव करता है, पीरियोडिक मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन अलग नहीं है ऑसिलेशन से, पीरियोडिक मोशन किसके अंदर ही रहता है, ऑसिलेशन मोशन के अंदर ही रहता है। जब ऑसिलेशन मोशन के अंदर टाइम फिक्स हो जाता है तो वो क्या कहलाने लगता है, पीरियोडिक मोशन कहलाने लगता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब एक एसएचएम भी आता है, तो पहले तो इतना क्लियर हो गया। अब इस पूरे को एक फंक्शन से दर्शाएंगे ना अपन, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन को हमेशा एक इक्वेशन से दर्शाते हैं। वो क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, या फिर y बराबर a साइन कॉस ओमेगा टी। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे जब ये इक्वेशन बनाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इसको अपन बाद में बनाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेटरी मोशन और अपना पीरियोडिक मोशन अलग नहीं है ना, सेम ही है कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ही कौन सर्वाइव करता है, पीरियोडिक मोशन। अब बात आती है एसएचएम की। तो एसएचएम एक पीरियोडिक टाइप का मोशन है और सबसे सिंपलेस्ट रूप किसका है, वो ऑसिलेटरी मोशन का है। एसएचएम पीरियोडिक टाइप का मोशन है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। इसको कैसे समझो, एक अपन ने धागा लिए, इसमें पत्थर बांध दिए, उसको थोड़ा सा मूव करोगे तो वो मूवमेंट होते रहती है, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो मूवमेंट करते रहता है लेकिन अपन ने उसको कुछ किए नहीं, सिंपल से ऐसे लटका के रखते हैं, तो वो मूवमेंट करते रहता है, हल्का करते रहता है। तो उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, एसएचएम। मतलब एसएचएम में फिक्स पॉइंट है, फिक्स टाइम है, लेकिन वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसका है, ऑसिलेटरी मोशन का है। पीरियोडिक टाइप का मोशन है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। तो सबसे मतलब ऐसा समझ लो कि ऑसिलेटरी मोशन हो गया, उसके अंदर पीरियोडिक मोशन हो गया, और एक सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा कहलाएगा, एसएचएम, जो किसके अंदर सर्वाइव करेगा, ऑसिलेटरी के अंदर भी और पीरियोडिक के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं एसएचएम, इसके अंदर ही सर्वाइव करता है कौन, एसएचएम। एक थोड़ा सा अलग तरीका हो गया समझाने का, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ऑसिलेटरी। तो अब कई बार आती है ना कि ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन पीरियोडिक मोशन नहीं है, या ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन एसएचएम नहीं है, तो वो क्यों बोला जाता है वो भी अपन समझेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, ये मिटा देता हूँ। मतलब ऑसिलेटरी के अंदर कौन आता है, एसएचएम, या इसी को अपन बोल देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन ये किस टाइप का मोशन है, पीरियोडिक टाइप का मोशन है। मतलब इसके अंदर अब कुछ टर्म आएंगी, कुछ कंडीशन आएंगी, तो कौन कौन सी कंडीशन में ये ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम कहलाएगा। सबसे सिंपलेस्ट रूप है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसके अंदर मतलब ये किस टाइप की मोशन होना चाहिए, एक ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन मतलब कि एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, ऑसिलेटरी टाइप का मोशन होना चाहिए। सेकेंड, ऑसिलेटरी मोशन के बाद इसके अंदर जो इसकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं, जो भी टोटल एनर्जी है किसकी, ऑसिलेटरी मोशन की, जो भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है उसकी सबसे मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब टोटल एनर्जी बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है जब उस ऑसिलेटरी मोशन को अपन सिंपलेस्ट एसएचएम बोलेंगे। अगली कंडीशन है कि ऑसिलेटरी मोशन की तीन चीज़ें देखो, एक होता है एम्पलीट्यूड, ये टर्म की बात अपन अभी करेंगे। एम्पलीट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं आयाम, है ना, आयाम वाले खुश हो गए होंगे। सेकेंड, टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आवर्तकाल। अगला है अपने पास फ्रीक्वेंसी, कि कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो वो अगले टाइम में भी उतनी ही साइकिल उतने टाइम में कंप्लीट हो। फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए इसकी, कांस्टेंट। ये तीनों चीज़ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके अपन बोलेंगे उस ऑसिलेटरी मोशन को क्या, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतने इस डायग्राम से तो इतना समझ में आ गया, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ही सर्वाइव करता है पीरियोडिक मोशन, और एक एसएचएम भी किस टाइप का है, पीरियोडिक मोशन, लेकिन किसके अंदर आता है ये, एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ही आता है। ऐसे अगर बोला जाए ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम में क्या डिफरेंस है मेन, तो मेन डिफरेंस क्या है
कि इसका जो SHM है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। इसके अंदर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसके साथ में इसकी एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और अपना फ्रीक्वेंसी तीनों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम एक हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भी थोड़े अलग अलग टाइप हैं, वो भी अपन समझते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब भी अपन SHM पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। अब इसके ये तो हो गई इसकी क्या कंडीशन, कि ये कंडीशन होगी तो अपन इसको क्या बोलेंगे, SHM बोलेंगे। अब SHM के अंदर या ऑसिलेटरी मोशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं। टर्म्स कैसी, मीन पोजीशन है, एम्पलीट्यूड है, रिस्टोरिंग फोर्स है ना, हिंदी में बोले तो प्रत्यानयन बल है, अपना क्या आयाम है, फिर उसके बाद मध्य वाली जो भी मिडिल माध्य स्थिति है, फिर उसके बाद इसके अंदर कला फेज भी आता है ना, फेज डिफरेंस आता है। तो वो सारी चीज़ें कौन कौन से टर्म आते हैं वो अपन समझते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है। अच्छा, एक बात और है कि SHM यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लीनियर SHM और दूसरा होता है क्या अपना एंगुलर। लीनियर मतलब हिंदी में रेखीय SHM और एंगुलर मतलब क्या, कोणीय SHM। लीनियर कैसे, एक स्प्रिंग लो, कुछ भी पार्टिकल उसमें बांध दो है ना, बॉडी वेट उसके आगे है ना, और उसको ऐसे रख दो बिल्कुल प्लेन पे और इसको थोड़ा सा पुश कर दो, दबा दो, तो वो इस तरीके से कंटिन्यूस सेम वे में करते रहेगा। तो वो वाली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, लीनियर। ऐसे स्प्रिंग लिए और उससे एक पार्टिकल बांध दो और इसको दबा दो, तो दबाने पे क्या हो जाएगा इसमें SHM। लेकिन अगर लटका देंगे तो वो कौन सा मूवमेंट करने लगेगा, ऑसिलेटरी मोशन। एंगुलर मूवमेंट जो अपन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एक धागा लो और उससे एक पार्टिकल बांध दो और उसको धक्का वक्का मत छोड़ दो, तो वो हल्का हल्का इधर उधर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मतलब यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, तो ये हो जाएगा एंगुलर मूवमेंट है ना, एंगुलर SHM। ये दो टाइप का होता है, ये अपन अभी बाद में समझेंगे। तो ये सारी पिक्चर तो इतनी समझ में आ गई होगी कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है और SHM क्या है। हम इस चैप्टर में SHM भी पढ़ते हैं और ऑसिलेटरी मोशन भी पढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन SHM का ही एक पार्ट है, तो वो सब इसमें आ गया। और ऑसिलेटरी मोशन जब पढ़ेंगे तो बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा जैसे कि स्प्रिंग लटकाना वगैरह का वो पढ़ेंगे अपन। जब SHM पढ़ेंगे तो उसके अंदर और इसके अंदर सेम टर्म एंड कंडीशन आती हैं, सेम टर्म आती है, कंडीशन तो किसके अंदर आती है, SHM के अंदर। तो इतना आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन पढ़ लिए, अब टर्म्स कौन कौन सी आती है। कोई भी पार्टिकल जहाँ से भी अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है उसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन। जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल ने अपनी मूवमेंट या तो इधर स्टार्ट करेगा या इधर स्टार्ट करेगा स्टेबल कंडीशन में, उस पोजीशन को अपन बोलेंगे क्या, मीन पोजीशन। ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा होगा ये लिखने में। मीन पोजीशन मतलब क्या, माध्य स्थिति, माध्य स्थिति हो गई है ना। अब ये पार्टिकल किसी भी एक धागे से बंधा होगा जो यहाँ पे बंधा है। अब ये पार्टिकल मूवमेंट करेगा, दोनों साइड जा सकता है। हमेशा मान के चलेंगे कि जब राइट साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो इसको नेगेटिव माना जाएगा क्या, माना ही जाता है। अब मीन पोजीशन से जितना हाईएस्ट, SHM की बात कर रहे हैं, जितना भी हाईएस्ट कंडीशन पे जा सकता है उस पूरे डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब ये मीन पोजीशन है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थिति है ना। इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं हिंदी में चरम स्थिति, कि अब इससे आगे ये नहीं जाएगा, इससे आगे और नहीं जाएगा। तो जब भी मीन पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट को अपन y से दर्शाते हैं तो 0 है। जब हाईएस्ट पे चला गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, a से। तो यहाँ पे इस साइड प्लस है तो इधर लेते हैं क्या, माइनस है। तो इस पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है y बराबर कितना है, वो a है। जब माइनस है तो अपन को माइनस ही लेना है, प्लस है तो अपने को प्लस ही लेना है, चिन्ह के साथ लेना है। ये मीन पोजीशन हो गई, ये अपने पास एम्पलीट्यूड हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई दोनों। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जब जाएगा इधर से उधर, जैसे यहाँ से स्टार्ट करा तो पहले यहाँ जाएगा, फिर इधर आएगा और फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा। तो इसको बोलते हैं अपन एक आवर्तकाल। अब इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, देखो ऐसे, इस साइड में अपन लेते हैं क्या, टाइम, और इस साइड में अपन y एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हाईएस्ट पॉइंट उसका होगा क्या, प्लस है माइनस है। तो एक साइकिल जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको अपन इस तरीके से दर्शाएंगे।
अब ये यहाँ से चला, यहाँ पे जो पोजीशन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट एक्सट्रीम ए आयाम पे चला गया, एम्पलीट्यूड पे, वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, जहाँ से जाने के बाद वापस मीन पोजीशन, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव ग्राफ पे इस तरीके से। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, माइनस है, ठीक है। ये पूरा जो आया है इसको बोला जाता है एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। ये जो पूरा एक साइकिल इसने कंप्लीट करा है इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। वन ऑसिलेशन मतलब एक दोलन, इसको बोलते हैं अपन एक दोलन। जितना ये टाइम लेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, आवर्तकाल। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना आवर्त टाइम लेगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम। इसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एंगल कितना बनेगा, तो ये पूरे साइकिल घूमने में कितना एंगल बनता है, 360, जिसकी अपन बाद में अभी और बात करेंगे। 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो सबसे पहले तो अपने पास कितनी कंडीशन हो गई, एक हो गई अपने पास टर्म में मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, मीन पोजीशन माध्य स्थिति, ठीक है। ये भी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन जब मूवमेंट ना कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। सेकेंड अपने पास क्या आती है, एक्सट्रीम कंडीशन, एम्पलीट्यूड, जिससे ज़्यादा अब डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, हिंदी में बोलते हैं उसको आयाम। एक्सट्रीम कंडीशन है लेकिन उस टर्म को क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए से, मतलब इस कंडीशन में विस्थापन है जीरो, इस कंडीशन में विस्थापन है ए, ठीक है। अगली अपने पास टर्म आती है कौन सी, आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल, ठीक है। इसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम। इतना भी क्लियर है। अगली जो टर्म आती है, जब ये मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, तो उस पर एक बैकवर्ड फोर्स लगता है जिसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्थ नंबर पे अपने पास जो टर्म आती है वो आती है रिस्टोरिंग फोर्स, हिंदी में बोला जाता है प्रत्यानयन बल। इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, हमेशा। पार्टिकल कहीं भी मूवमेंट करके जाए, पार्टिकल इधर मूवमेंट करे या इधर मूवमेंट करे, ऑलवेज ये कहाँ आएगा, मेन पोजीशन पे। इधर गया तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर, जब इधर पार्टिकल गया तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा कहाँ पे, इधर। तो ये हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा FORCE है, फोर्स हमेशा मेन पोजीशन पे लगता है, मेन पोजीशन। इसकी जो डायरेक्शन है वो यही आती है, डायरेक्शन मेन पोजीशन पे। मतलब ये हमेशा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्थापन के, डिस्प्लेसमेंट के, है ना, हमेशा। अब ये कभी भी किधर भी लगे, इसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन पे होगी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो मेन पोजीशन से अपोजिट साइड में है, तो ये हमेशा अपोजिट साइड लगेगा, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या बन जाता है, माइनस KX या KY बनाते हैं। स्प्रिंग जब अपन पढ़ते हैं तो माइनस KX लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे K कांस्टेंट है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। और F बराबर माइनस KX है तो ये हमेशा किसके समानुपाती रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के। अब F बराबर अपन A में भी रखते हैं, तो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना समझ लो कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती है नेगेटिव में, तो यहाँ पे जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो भी नेगेटिव होगा। जब इसकी इक्वेशन अपन बनाएंगे तब अपन इसको पढ़ेंगे। तो कितनी टर्म समझ में आ गई, सबसे पहले मीन पोजीशन समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, आवर्तकाल भी समझ में आ गया, इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स भी समझ में आ गया, ठीक है। ये चार टर्म समझ में आ गई है। अगली टर्म समझते हैं अपन। अगली जो टर्म है अपने पास कितनी हो गई थी, 1 2 3 4 5 नंबर पे जो अपनी टर्म आती है वो आती है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं या फिर N से, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब यहाँ पे ये है कि एक सेकेंड में, पर सेकेंड ये कितने ऑसिलेशन या कितने दोलन कंप्लीट कर रही है। अगर हम एक सेकेंड रुक के देखें इसको,
इस पार्टिकल की मूवमेंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर, इधर से इधर कितनी बार पूरा एक साइकिल कंप्लीट करे, कितने साइकिल एक सेकेंड में कंप्लीट कर रही, तो अपन इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर सेकेंड कितने दोलन या कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, 1/t से। यहाँ पे t क्या है, आवर्तकाल है, पीरियोडिक टाइम है। अब t बराबर अपन कैसे निकालते हैं, t का फॉर्मूला, तो t बराबर होता है क्या, 2π/ω। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो ये बनता है वही स्पीड बराबर क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसा लेते हैं। स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस नीचे क्या आ जाता है, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड वहीं से आता है। अपने पास जो डिस्टेंस लेते हैं वो अपन 2π 360 डिग्री है, क्योंकि अपन पाई को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2π बराबर क्या हो जाएगा, 360, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। मतलब अगली ये अपने पास फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई। जब भी अपन यूज़ करेंगे तो f बराबर 1/t है, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब इसकी यूनिट आती है, तो यूनिट क्या होती है इसकी, हर्ट्स भी लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं, राउंड पर सेकेंड। s मतलब यहाँ पे सेकेंड है, कभी कभी rpm भी लिखता है, तो उसका मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट। तो उसको तुम याद से सेकेंड में चेंज कर लेना। ये हो गई अपने पास अगली क्या, फ्रीक्वेंसी। जो अगला अपने पास आता है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, फेज कला। इसका मतलब ये कि जब ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रही थी तो ये मीन पोजीशन से कितना आगे या कितना पीछे थी, इस तरीके से। जैसे अब अपन 0 सेकेंड पे, t बराबर 0 सेकेंड पे इसकी मूवमेंट डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे ये पार्टिकल मान लो थोड़ा सा पीछे या यहाँ पे ही है, मेन पोजीशन पे नहीं है। तो जितना ये यहाँ से जितना भी पीछे या जितना भी इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ तो ये मेन पोजीशन है, इसके या तो पीछे हो सकता है या फिर आगे हो सकता है। पीछे है तो -5, आगे है तो क्या, +5। तो प्लस बताता है अपने को कि ये आगे है, पीछे है तो क्या बताता है, माइनस से। फाई को हमेशा अपन कैसे लिखते हैं, पाई के फॉर्म में। हमेशा फेज को बताने के लिए अपन हमेशा पाई का रूप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको अपन इक्वेशन में ओमेगा टी के साथ में ही लिखते हैं। तो जब भी अपन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y बराबर a साइन ओमेगा टी लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल ओमेगा टी जो है वो एंगल है एक्चुअल में, और ये कैसे आता है, थीटा बराबर ओमेगा टी से आता है। तो थीटा बराबर मतलब ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। तो a साइन ओमेगा टी है, तो इससे अगर आगे है तो अपन क्या लिख देंगे, +5 लिख देंगे, पीछे है तो -5 लिख देंगे। मतलब हमेशा जो फेज अपन डिनोट करते हैं वो हमेशा कहाँ से करते हैं, मीन पोजीशन, या तो वो आगे होगा या वो पीछे होगा, इस तरीके से करते हैं। अब मान लो 2 पार्टिकल मूवमेंट करना स्टार्ट करें, तो कहाँ कहाँ से करें, उनकी अपन फेज नहीं देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस देखते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 पार्टिकल हैं, एक ने स्टार्ट करा यहाँ से और एक ने स्टार्ट करा यहाँ से, है ना। इधर अगर या तो ये एक साइड ही इधर ही मूवमेंट कर रहे होंगे या एक इधर मूवमेंट करेगा तो एक अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इसको क्या क्या बोलते हैं अपन, सेम फेज में होंगे या डिफरेंट फेज में होंगे, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो एक पार्टिकल के लिए तो अपन ऐसे लिख देते हैं, ओमेगा टी माइनस प्लस करके लिख देते हैं। अगर 2 पार्टिकल हैं तो उसके बीच फेज डिफरेंस लिखते हैं, और वो कैसे लिखते हैं, φ2 माइनस φ1। पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ये क्या आ जाता है, प्लस, क्योंकि एक इधर जा रहा है तो वो एक इधर आ रहा है, तो दोनों का फेज डिफरेंस जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस करना है, डिफरेंट में है तो प्लस करना है। अब या तो ये समान कला में होंगे, समान कला मतलब सेम फेज में होंगे, है ना, सेम फेज में होंगे, या डिफरेंट फेज में होंगे, विपरीत कला बोलते हैं। या तो समान कला में होंगे या विपरीत कला में होंगे, इस तरीके से बोलते हैं। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समान कला को, इस तरीके से। यहाँ पे अपन y विस्थापन ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर t ले रहे थे। तो जब ये सेम फेज में होंगे तो दोनों, एक यहाँ से मान लो स्टार्ट करा और एक यहाँ से स्टार्ट करा, तो इन दोनों की स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ पे दोनों स्टार्ट करें, कितने टाइम पे, कहाँ पे इन एक दूसरे को स्टैंड करते थे, तो ये यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो भी, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। विपरीत जो कला आएगी उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंट फेज, है ना। एक सेम
फेज में हो गए, डिफरेंट फेज में हो गए, फेज डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और ये फेज भी समझ में आ गया होगा कि फेज किसको बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी किस पोजीशन पे था t बराबर 0 पे, या तो वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, इस तरीके से दर्शाते हैं। इसके ऊपर अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये अपने पास 6 टर्म आती हैं जो समझ में आ गई होगी। 6 टर्म कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले मीन पोजीशन, सेकंड एम्पलीट्यूड, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया था, फिर लास्ट में अपन ने पीरियोडिक टाइम देखे थे, फिर 5वें नंबर पे जो अभी अपन ने देखे फ्रीक्वेंसी, और फिर लास्ट अपना क्या हो गया? फेज। इसमें अपन ने फेज डिफरेंस भी देख लिया और फेज कैसे लिखते हैं इक्वेशन में वो भी देख लिया और उसका मतलब भी समझ में आ गया। मतलब तुम्हें अभी तक ये तो समझ में आ गया कि ऑसिलेशन क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है और एसएचएम क्या है, और उसके अंदर जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो क्या है, और उसके अंदर जो भी टर्म यूज़ होती हैं, है ना, 6 टर्म यूज़ होती हैं वो भी समझ में आ गया होगा। एक दोलन क्या होता है? तो वो पूरा एक चक्र। दोलन जो भी है अपने पास ऑसिलेशन, वो वेव नहीं है, उसका डायग्राम जरूर अपने पास वेव जैसा बनता है लेकिन वो वेव नहीं है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं इसका जो इक्वेशन है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन है वो कैसे बनती है, बनी कैसे है ना, डिस्प्लेसमेंट वाली जो भी हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं जिसको, वो बनी कैसे है, तो वो अपन समझते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो सत्येंद्र भाई आगे देखते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। एक कोई कंट्री है, बहुत गोला बना लेता हूँ, ऑसिलेशन मोशन के नाम की एक कंट्री है जिसके अंदर कौन सरवाइव करता है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। अब इसी के अंदर कौन आता है? एसएचएम, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेशन का और पीरियोडिक टाइप का है, मतलब इसके अंदर कंडीशन अप्लाई होती हैं। सबसे शरीफ लड़का है एसएचएम। ठीक है, ज्ञान की बातें भी करेंगे, लेकिन ज्ञान की बातें शुरू में करते हैं तो मेरे दोस्त लोग शुरू की वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ज्ञान दे रहा था, क्योंकि पूरी वीडियो तो वो देखते नहीं होंगे, इसलिए अपन बाद में बात करते रहेंगे। अब ये जो पूरा ऑसिलेशन मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको एक हार्मोनिक फंक्शन बोले तो साइन कॉस इसके फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? y बराबर a साइन ओमेगा t। ये कैसे बनता है अपन विस्थापन समीकरण बनाएंगे, पहले इसी को समझ लेते हैं। y बराबर ओमेगा a साइन ओमेगा t या y बराबर a कॉस ओमेगा t, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ऑसिलेशन मोशन की इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शन किसके फॉर्म में बताएंगे अपन? साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसके अदर जितने भी बच रहे हैं, कौन कौन बच रहा है? टेन थीटा बच रहा है, तो टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, और क्या बच रहा है? सेक थीटा, है ना। ये जो सब बच रहे हैं इनको बोलते हैं अपन नॉन हार्मोनिक फंक्शन। तो ये है अपने पास हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, और ये सब आएंगे जब भी, इनको बोला जाएगा क्या? नॉन हार्मोनिक फंक्शन। ये है अपने पास नॉन हार्मोनिक फंक्शन, मतलब अनावर्त गति और आवर्ती गति हिंदी में। इसको बोला जाएगा क्या? अनावर्त गति, और इसको बोला जाएगा क्या? आवर्त गति।
ठीक है, आवर्त मतलब पीरियोडिक टेबल से भी तुम कंपेयर कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल में एक टाइम के बाद सेम सेम एलिमेंट आते हैं ना, बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही है इसमें भी। रिपीट टाइम है, रिपीट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। तो इतना जब भी तुम्हें इक्वेशन दे दे तो तुम्हें सबसे पहले क्या कभी पूछ लेता ना कि ये जो इक्वेशन हमने दिए हैं इसमें से कौन सी इक्वेशन आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन करेगी और कौन सी इक्वेशन नॉन पीरियोडिक मोशन करेगी, बताओ, ये पूछ लेता है। तो तुम्हें देख के बताना आना चाहिए ना कि ये पीरियोडिक मोशन का इक्वेशन है या ये नॉन पीरियोडिक मोशन का इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखना कि हमेशा 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 ऑसिलेशन या पीरियोडिक मोशन किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, हमेशा। इसके अदर जितने भी 4 फंक्शन हमारे पास बच रहे हैं वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल देता है, फिक्स नहीं कर पाता है ना। लेकिन ये जो हैं ये फिक्स होते हैं, कितने कहाँ से कहाँ जाते हैं फिक्स ही हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट पे चला जाता है ज़ीरो से, तो इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यूज अपन यूज़ नहीं करते। हमेशा जो अपने पास हार्मोनिक फंक्शन का यूज़ करते हैं वो हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा में यूज़ करते हैं। अब अगली बात आती है कि हम कब बोलेंगे कि ये SHM है और हम कब बोलेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है या हम कब बोलेंगे ये ऑसिलेटरी मोशन है। तो देखो उसके लिए भी मैं कुछ इक्वेशन लिख के दूंगा जिसमें तुम इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑसिलेशन है या पीरियोडिक मोशन है या SHM। ठीक, आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन SHM की इक्वेशन की बात करते हैं कि कौन सी इक्वेशन SHM की होगी। तो सबसे सिंपल y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ये कितना भी हो है ना, प्लस माइनस 5। यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं क्या, एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, एम्पलीट्यूड आयाम। ये क्या हो गया अपने पास, फेज कला। ये क्या हो गया अपने पास, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ SHM की बात कर रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन SHM बताइए कि SHM है। SHM है तो पीरियोडिक मोशन भी है, फिर ऑसिलेशन मोशन भी आ गया, तो इसके ऊपर तो नहीं आएगा। तो कैसे पहचानोगे, तो इसके अंदर इसका जो एम्पलीट्यूड है ये अपने पास ये क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, या फिर वेल डेवलप मतलब वेल डिस्क्राइब होना चाहिए। प्रॉपर तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि आयाम है, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये अपने पास प्रॉपर डिस्क्राइब होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली सिचुएशन है किसकी, SHM के हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की या पहचानने की। तो इसके बाद साइन के ऊपर कोई भी पावर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन सबसे सिंपल फॉर्म में ही लिखा हुआ होना चाहिए। अगर इसके ऊपर पावर वगैरह आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। लेकिन अपने पास, और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अपने पास SHM हो गया, यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन कैसे, y बराबर साइन a साइन की पावर 3 ओमेगा टी। ये क्या है यहाँ पे, ये SHM नहीं है क्योंकि साइन की पावर 1 नहीं है। साइन की पावर 1 होती तो वो SHM होता, यहाँ पे साइन की पावर 3 आ गई तो ये पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन SHM नहीं है, ऐसे पहचान लोगे। सेकेंड, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। इसके जो एंगल है ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों एंगल सेम होते तो ये कौन सी इक्वेशन होती, SHM की इक्वेशन होती, लेकिन इसके एंगल सेम नहीं है तो ये पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये एंगल भी देखते आना चाहिए। अगर ये दोनों एंगल अलग अलग है, यहाँ पे 2 है इसलिए एंगल अलग हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इनटू में हो कैसे भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों के एंगल बराबर होना चाहिए। SHM की इक्वेशन है। इसके बाद एक SHM की इक्वेशन और कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, यहाँ पे अपन a1 अलग अलग आयाम का भी यूज कर सकते हैं, a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी, ऐसे। अब कैसे पता करोगे कि ये भी तो SHM नहीं है, इसमें तो आयाम अलग अलग हो गए, लेकिन ये 90 डिग्री फेज में अलग आगे है। तो जब ये A1 पे होगा तो दूसरा वाला A2 पे होगा, मतलब फिक्स हो गया ना, डिफरेंस तो फिक्स हो गया। तो हम इसका फिक्स करके आयाम भी, एम्पलीट्यूड भी पता कर सकते हैं। ये y बराबर ऐसे है तो इसको अपन पूरा कैसे लिख सकते हैं, y बराबर, इसको आयाम को एक साथ लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर
ये रूट के अंदर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस 90 डिग्री के फेज पर होते हैं, फेज डिफरेंस होता है। जब 90 डिग्री के साथ कि अपन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर कितना होता है, साइन 90। तो कॉस हमेशा आगे होता है किससे, साइन थीटा से, वो भी 90 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साथ में इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस टेन थीटा A2/A1। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये बता रहा है किसको, फेज को, ये बता रहा है इसको फेज को, ये बता रहा है अब आयाम को, एम्पलीट्यूड को बता रहा है। अब ये जो दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड थे अपन ने उसको साथ में, अब ये फिक्स हो गया ना, इसलिए ये इक्वेशन किसकी है, SHM की। यहाँ पे फेज भी क्या हो गई इसकी, फिक्स हो गई। फेज कैसे निकालना है, हमेशा A2/A1 करके टेन थीटा है, तो उसके साथ में हमेशा फेज भी लिख देना, सिंपल है। जब भी इस तरीके की पावर आ जाए, 3 पावर आ गई, या इस तरीके से y बराबर a cos क्यूब आ गया, cos क्यूब ओमेगा टी आ गया, तो ये इक्वेशन SHM तो नहीं है लेकिन पेरियोडिक मोशन है, क्योंकि इसमें फिक्स आयाम है, फिक्स एंगल भी है, इसलिए पेरियोडिक मोशन है। लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए पावर 1 होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको अपन पेरियोडिक मोशन बोलेंगे, इसको अपन SHM बोलेंगे। इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो सिंपल से सिंपल, जिनके दोनों एंगल भी सेम होंगे, इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। या फिर y बराबर कॉस, दिख रहा होगा यहाँ पे, y बराबर कॉस a कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखेंगे। साइन का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कॉस का स्क्वायर होगा तो वो चलेगा, लेकिन क्यूब तो नहीं होना चाहिए, तो वो भी SHM की इक्वेशन है। ये वाले अपने पास पेरियोडिक इक्वेशन हो गई। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इक्वेशन पेरियोडिक मोशन है और SHM है, या अपने पास ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऐसे पहचान लोगे। अब मैंने ऑसिलेटरी क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सब अगर नहीं है तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। साइन कॉस की इक्वेशन होना चाहिए, वो टेन कॉट कोसेक सेक वो नहीं होना चाहिए, वो अगर है तो वो तो ऑसिलेटरी मोशन है ही नहीं। ऑसिलेटरी मोशन की सबसे शुरुआत क्या है कि इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शन अपने पास साइन थीटा और कॉस थीटा में होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई थी कि ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट ही होता है, ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट ही होता है साइन थीटा और कॉस थीटा से। इसके अदर अगर कोई इक्वेशन आ रही तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। अब ऑसिलेटरी मोशन आगे कंटिन्यू करता है पेरियोडिक मोशन पे, तो पेरियोडिक मोशन में क्या क्या होना चाहिए अपने पास, पेरियोडिक मोशन में वही फिक्स टाइम है, फिक्स पॉइंट है, मतलब कि इक्वेशन इस तरीके की होना चाहिए। ए साइन, यहाँ पे क्यूब वगैरह आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, पेरियोडिक मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्यूब हट गया तो यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी हो गया, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, SH। तो ऐसे तुम इक्वेशन को पहचान सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सी इक्वेशन ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी इक्वेशन पेरियोडिक मोशन और कौन सी इक्वेशन SHM को रिप्रेजेंट करती है। इतना तो समझ में आ गया होगा, मतलब इक्वेशन देखते से समझ में आ जाएगा कि कौन सी पेरियोडिक मोशन है और कौन सी। अपन कुछ इक्वेशन देखते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल। हाँ देखो सत्येंद्र भाई, हमारे पास कुछ इक्वेशन है, पहचानना है तुम्हें कि आवर्ती है, नॉन मतलब अना आवर्ती है, SHM है, क्या है। तो अपन ने पहले देख चुके हैं कि ऑसिलेशन के लिए क्या करना है अपने को, ऑसिलेशन मोशन की इक्वेशन के लिए अपने को साइन और कॉस की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसी के अंदर कौन आता है, पेरियोडिक मोशन आता है। तो पेरियोडिक मोशन के लिए अपने को वापस से ज़रूरत होती है किसकी, साइन कॉस की, लेकिन इसमें ओमेगा टी सेम होना चाहिए, फिक्स, सॉरी सेम नहीं, अपने पास फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फिक्स एम्पलीट्यूड होना चाहिए, फिक्स एम्पलीट्यूड होना चाहिए, फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। और अपन ने पेरियोडिक मोशन के जो भी इक्वेशन थी उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। फिर लास्ट में अपने पास SHM इक्वेशन आती है, फंक्शन आती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, एम्पलीट्यूड वगैरह देखना पड़ता है। और ओमेगा टी क्या, ओमेगा टी सेम होना चाहिए, वही वापस से साइन कॉस की बात होती है। तो इन इक्वेशन से तुम्हें कैसे पहचानने में आएगा, फटाफट बता रहा हूँ। इसमें क्या है, ओमेगा टी सेम है ना। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या, एक तो है वहाँ पे, तो इसका आयाम भी क्या है, सेम है, और इसका जो थीटा है वो भी सेम है, मतलब ये किसकी इक्वेशन है, SHM की इक्वेशन है। सेकेंड, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। अपन बात कर चुके हैं किसी मिडिल पोजीशन है, मेन पोजीशन है, इस साइड में प्लस लेते हैं, इस साइड में नेगेटिव लेते हैं, तो इक्वेशन जो है वो माइनस प्लस हो सकती है। तो ये भी किसी की इक्वेशन है, SHM की है, ओमेगा टी सेम है। लोग के मतलब साइन कॉस के अदर जितनी भी इक्वेशन होती है वो तो ऑसिलेशन ही नहीं होती, मतलब ये क्या बोल सकते हैं अपन, नॉन पेरियोडिक मोशन है ना, नॉन पेरियोडिक मोशन है। ई की पावर ओमेगा टी, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पेरियोडिक मोशन है। सिंपल है, देखते से।
यहाँ पे ओमेगा टी तो है लेकिन साइन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये एसएचएम नहीं होगा, लेकिन पीरियोडिक मोशन तो होगा। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। साइन ओमेगा टी 4 ओमेगा टी, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, सेम नहीं है। मतलब पीरियोडिक मोशन में अपन देख चुके हैं कि सेम नहीं होगा तो चलेगा, मतलब एसएचएम में सेम नहीं होगा तो वो पीरियोडिक मोशन होगा। तो यहाँ पे ये ओमेगा टी 4 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। वापस से टेन थीटा है इसलिए वापस से क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, ऑसिलेशन है। अब यहाँ पे अब बात आ रही है कि ऑसिलेशन कैसे पहचानते हैं, कि आवर्ती दोलन वगैरह है क्या। साइन ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी, ये अपना पास क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन हो जाएगा, है ना। कि सेम टाइम में, मतलब यहाँ पे अगर कोस होता, कोस 4 ओमेगा या कुछ होता तो अपन उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, लेकिन साइन के साथ ओमेगा टी और साइन के साथ 4 ओमेगा टी भी, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन भी नहीं है। तो इस तरीके से तुम पहचान सकते हो कि कौन सा पीरियोडिक होगा, कौन सा ऑसिलेशन होगा। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन बनती है वो पढ़ने वाले हैं, और उसी के साथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, कि कहाँ से कहाँ कितना चला जाए तो कितना टाइम लगेगा। उसके लिए अपन शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, फेज डिफरेंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। अब आगे क्या अपन विस्थापन समीकरण पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे 90% क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, है ना। कुछ हट के आ जाता है तो आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है यहीं से बेस भी इसी का बनेगा, क्योंकि अपन वेलोसिटी इक्वेशन पढ़ेंगे तो बेस बनेगा क्या, वापस से वही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, विस्थापन समीकरण। त्वरण पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन पढ़ेंगे, उसका भी बेस यही बनने वाला है। तो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आई कैसे, कहाँ से आई, वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, विस्थापन समीकरण। इसको अपन डिनोट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, एक समान वृत्तीय गति से। मतलब सेम वेलोसिटी के साथ कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन करे जा रहा है। सर्कुलर मोशन हमेशा यूनिफॉर्म वाला जो होता है वो अपन वर्टिकल नहीं ले सकते, हॉरिजॉन्टल में बनता है। तो इसमें क्या बनता है, मतलब इसको जब अपन डिनोट करेंगे तो इस किससे करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कैसे डिनोट करते हैं, देखो ये अपने पास सर्कल हो गया। कोई पूछे क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है, नहीं, सबसे आसान शब्दों में नहीं, है ना। क्यों नहीं है ये अपन समझते हैं। कोई पार्टिकल है यहाँ पे, पहले तो अपन इसके एक्सिस बना लेते हैं। ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, y, ये वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा, x। मतलब इसको अपन x एक्सिस बोल रहे हैं, इसको अपन y एक्सिस बोल रहे हैं। कुत्ता क्यों भौंक रहा है यार। y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये वाला अपने पास सेंटर हो जाएगा यहाँ पे 0, मतलब विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब सर्कुलर मोशन में चल के आ रहा है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर वापस आ जाएगा। अब ये सर्कुलर मोशन में तो चल रहा है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होके गया और वापस आ गया, तो इसको अपन क्या नहीं बोलेंगे, मतलब पीरियोडिक मोशन नहीं बोलेंगे। इस पार्टिकल की मूवमेंट को पीरियोडिक मोशन नहीं बोलेंगे। इस पार्टिकल की जो भी यहाँ पे प्रोजेक्शन बनेगा किसके ऊपर, इसके व्यास के ऊपर, सेंटर वाले जो भी अपने पास त्रिज्या है इसके ऊपर जो भी बनेगा इसका प्रोजेक्शन, उसको बोलेंगे अपन क्या, पीरियोडिक मोशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें फिक्स एम्पलीट्यूड भी रहेगा और फिक्स टाइम पीरियड भी रहेगा। अब यहाँ पे इधर x है, इधर -x है, तो इधर क्या लेंगे अपन, +x लेंगे, ऊपर +y लेंगे, नीचे -y लेंगे। जब ये पार्टिकल मूव करेगा, पूरे सर्कल में मूव करेगा, तो इसको अपन कोई नाम नहीं देंगे, है ना। ये सर्कुलर मोशन ही है उस पार्टिकल का, लेकिन उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन बनेगा। पार्टिकल यहाँ आ गया तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ बना, अगर और कहीं आ गया तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा ना यहाँ पे, तो उस प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का जो भी प्रोजेक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन
यूनिफॉर्म मोशन का प्रोजेक्शन, छाया, इस प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन। तो इस जो भी अपन इक्वेशन पढ़ेंगे वो किससे डिराइव होगी, तो वो होगी यूनिफॉर्म मोशन के प्रोजेक्शन से। अब ये प्रोजेक्शन क्या होगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई भी पार्टिकल, यहाँ से ये भी समझ लेना क्योंकि साइन कॉस भी कैसे बनते हैं यहीं से समझ में आएगा। यहाँ से कोई पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हुआ और वो स्टार्ट करते करते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, तो अपन इसको बोल रहे हैं प्लस ए एम्पलीट्यूड, हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन बनते 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 तो यहाँ पहुँच गया। अब क्या होगा, वो घटेगा 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 यहाँ आ गया, फिर इधर आएगा नेगेटिव साइड में, तो वापस नेगेटिव आते आते वो यहाँ तक पहुँच गया, तो इसको बोलेंगे अपन माइनस ए अपना इधर नेगेटिव वाला हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव वाला हाईएस्ट एम्पलीट्यूड हो गया। अब जितना भी वो यहाँ से चलेगा, मतलब मान लो यहाँ पार्टिकल पहुँचा, तो ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, ये वाली जो है इसकी त्रिज्या ही तो है, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर ही तो है। तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे भी मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसकी जो भी त्रिज्या है वो एम्पलीट्यूड के बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना, सिंपल है। लेकिन इस पोर्शन में पूरा अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव, इस पोर्शन में क्या लेंगे अपन, पूरा नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन, इस तरफ अपन लेंगे पूरा नेगेटिव, इस तरफ लेंगे अपन पूरा। अब अगर इस पूरे ग्राफ अपन सर्कल को भूल जाएं, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखो, तो यहाँ से यहाँ तक गया हाईएस्ट एक्सट्रीम कंडीशन, है ना, एक्सट्रीम अभी अपन ने देखे थे, चरम स्थिति, इधर भी आ गया, तो ये भी क्या है, एक्सट्रीम, क्योंकि इसके आगे वो जा नहीं सकता है। ये वाली जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, इसका मीन पोजीशन है। अब इस पॉइंट पे कहीं पे भी वो स्टे करता है, अगर यहाँ स्टे करता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन कहलाएगी अपन उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर वो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब इसको अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करा, वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से स्टार्ट करा तो कुछ एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। ये जो प्रोजेक्शन अपन ने यहाँ डिराइव करे हैं इसके बराबर होगा ये पूरा, इसको बराबर करें, यहाँ से नहीं बना सकते, हाँ, ये प्रोजेक्शन पूरा जाके यहाँ टच करेगा तो यहाँ पे आएगा, है ना, ये पूरा यहाँ पे टच करा, तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने मिला दिए, और ये वाला पूरा पॉइंट अपन ने यहाँ मिला दिया। ये तो त्रिज्या अपने पास पहले से थी, है ना, इसकी जो भी त्रिज्या है, ये जो अपन सीधा का सीधा लाइन खींचे, यहाँ पे कोई स्टे करता है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरे के बराबर, वाई के बराबर। अब अपने को पता है कि थीटा के सामने क्या आता है, हमेशा लंब आता है, और उससे जुड़ा हुआ ये क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है, ये बेस है। तो इसको अपन साइन थीटा से बराबर में रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, जो भी अपने पास, तो वो कितना हो जाएगा, लंब, थीटा के सामने कितना है वो y, तो y बटे में कर्ण कितना है a, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन a साइन थीटा। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो ये आता किससे है, सर्कुलर मोशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साइकिल से ही आता है, उसके प्रोजेक्शन से जो भी बनता है उससे इसे आता है। हाईएस्ट पे जाएगा तो a हो जाएगा, कहीं और स्टे करेगा तो अपन उसका डिस्प्लेसमेंट y से बताते हैं। अब थीटा बराबर ओमेगा टी क्यों रखते हैं, अपन ने एंगुलर, तुमने कभी सुने होंगे, एंगुलर वाला जो चैप्टर है अपना, कोणीय गति, एंगुलर मूवमेंट, उसमें अपन ने पढ़े हैं कि ओमेगा बराबर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बराबर कितना होता है, जो भी थीटा डिस्प्लेसमेंट बटे में टी हो जाता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो मैं थीटा की जगह पे क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे ओमेगा टी, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई, सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन है। साइन अगर टाइम के साथ ये यहाँ से स्टार्ट ना करे, मीन पोजीशन से स्टार्ट ना करे, t बराबर 0 पे ये कहीं और स्टे करे, इधर स्टे करे या इधर स्टे करे, तो जितना एंगल वो पहले से डिराइव कर रहा था उसी को अपन क्या बोलते हैं, फेज। तो अगर मान लो वो पहले इधर से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर वो पहले यहाँ पे स्टे कर रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट करा उसने, यहाँ से स्टार्ट करा, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एंगल बना चुका था, कितना बना चुका था, 5। तो इसको पहले से t बराबर 0 टाइम पे अगर वो अपना मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वो 5 पहले से बना चुका था, या t बराबर 0 पे वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वो अपना पहले से एंगल बना चुका था, वो कितना बना चुका था, 5, लेकिन वो किस एरिया में बनाया है, माइनस, इसलिए अपन इसको क्या लेंगे, माइनस। अगर प्लस वाले एरिया में लिया है तो प्लस, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं फिर, ओमेगा के साथ में a साइन ओमेगा t प्लस माइनस 5, ऐसा लिख देते हैं। ये इक्वेशन बन चुकी है।
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेन पोजीशन से अगर स्टार्ट करें तो उसको अपन क्या लिखते हैं इक्वेशन को, y बराबर a साइन ओमेगा टी। अगर वो मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी पहले ही कहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अपन प्लस माइनस करके लिख देते हैं। अब अगर वो स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा, तो अगर वो स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, इतना एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 मतलब π/2 ऐसे लिखते हैं। पाई मतलब 180 होता है, तो 90 को अपन π/2 लिख सकते हैं। तो अगर वो स्टार्ट यहाँ से कर रहा है स्टार्टिंग, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे फिर अपन? इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फाई थोड़ी लिखेंगे, अब अपने को पता है कि वो प्लस कितना है π/2 है, और ये कितना हो जाएगा π/2। π/2 है तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, a साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 प्लस ओमेगा टी। तो 90 प्लस ओमेगा टी मतलब क्या, कॉस थीटा। तो जब भी वो एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करेगा उसको अपन क्या लिखेंगे, a कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का मतलब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से क्यों लिखा जाता है। तो कॉस ओमेगा टी मतलब क्या कि वो एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है, और साइन ओमेगा टी का मतलब क्या, मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और उसके बीच में कहीं पे अगर फेज आ रहा है, जैसे कि कुछ भी दे रहा है इसके अदर में, तो वो या तो पॉजिटिव देगा तो वो आगे से स्टार्ट कर रहा है, नेगेटिव दे रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन के पीछे से स्टार्ट कर रहा है। इतना तो सत्येंद्र भाई तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपने पास दो इक्वेशन क्यों बनती है ये भी समझ में आ गया होगा कि ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी क्यों लिखा जाता है। अब यहाँ पे कुछ और बातें भी करेंगे अपन, ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसको मिटा के। अब अपन आगे बात करते हैं कि किसी भी डायग्राम को या पोजीशन को देख के तुम उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना सकते हो या नहीं। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे ये मेन पोजीशन है यहाँ पे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर क्या आ जाएगा प्लस है, इधर क्या आ जाएगा माइनस, है ना। अब पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे होगी तो तुम्हें उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाते आना चाहिए। अपन कुछ भी बना लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है, सेकंड पोजीशन यहाँ पे है, थर्ड पोजीशन यहाँ पे है, 3 डिफरेंट टाइप की पोजीशन अपन ने बना ली, और फोर्थ पोजीशन यहीं पे है, लेकिन एक की डायरेक्शन इधर है, फोर्थ वाले की डायरेक्शन, फर्स्ट की डायरेक्शन इधर है, फोर्थ वाले की डायरेक्शन इधर है, सेकंड वाले की डायरेक्शन इधर है, थर्ड वाले की डायरेक्शन इधर है। मतलब इतने टाइप के अपने पास पोजीशन अगर आ जाए, इसके अदर अगर कहीं पे आती है बीच में, तो भी उसकी इक्वेशन अपन बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे 5वें नंबर की इक्वेशन यहाँ आ गई, उसकी डायरेक्शन इधर है, 6वें नंबर की इक्वेशन यहाँ आ गई, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही। तो इसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हो, डायग्राम से समझ में तो आ रहा होगा, है ना। इतनी सारी इक्वेशन है, पहले वाले की इस तरफ डायरेक्शन है मेन पोजीशन पे, फोर्थ वाले की इस तरफ डायरेक्शन है मेन पोजीशन से, सेकंड की क्या है एम्पलीट्यूड पे पॉजिटिव साइड, थर्ड नंबर का नेगेटिव साइड, फोर्थ 5 और 6 नंबर का कहीं बीच में है, लेकिन उनकी डायरेक्शन उस हिसाब से बनाई गई है। तो उसको अपन कैसे देखते हैं, कैसे देखेंगे। अब पहले कुछ चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी मेन पोजीशन है उससे वो एम्पलीट्यूड पे अगर पहुंच जा रहा है, मेन पोजीशन है और उससे ऑलरेडी वो कहाँ पहुंच जा रहा है, एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, तो अपनी मेन पोजीशन से वो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। मतलब मेन पोजीशन मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। पूरा एक कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन सिर्फ क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाली। तो सबसे पहला देखो कि फर्स्ट पोजीशन है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो a क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की साइड है, मतलब इस फर्स्ट वाले का फर्स्ट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, आयाम क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसको अपन क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है, सिंपल है। इस तरफ अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो अपन उसको क्या लिखेंगे साइन ओमेगा टी, है ना। अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करता, एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करता है, इसके बारे में अभी अपन ने बात करें, अगर एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करता तो क्या लिखते हैं अपन उसको कॉस, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री आगे स्टे करता है। तो फर्स्ट की इक्वेशन ये बन जाएगी। सेकंड पोजीशन की इक्वेशन, सेकंड पोजीशन कहाँ पे ऑलरेडी एम्पलीट्यूड पे, तो y बराबर वही लिखना है, लेकिन अब उसका जो आयाम आने वाला है वो किस साइड तरफ आने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव की साइड, देख के बताओ। ऑलरेडी वो कहाँ पे पॉजिटिव की साइड ही है ना, तो क्या लिखेंगे अपन फिर उसका एम्पलीट्यूड a,
है ना। अगर वो नेगेटिव साइड स्टे करता तो अपन क्या लिखते, नेगेटिव लिखते। एरिया वाइज बांट दिए ना अपन, इधर साइड पॉजिटिव इधर साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव में स्टे कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है तो भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऑलरेडी वो कहाँ पे है 90 डिग्री पे, इसलिए अपन क्या लिखेंगे a cos ओमेगा टी। सिंपल इक्वेशन बनाना। थर्ड कौन सा है अपने पास, ये वाला। अब ये ऑलरेडी कहाँ पे स्टे कर रहा है, माइनस की तरफ, तो अपन माइनस ए लिखेंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है इसलिए क्या लिखेंगे इसको, cos ओमेगा टी। सिंपल है। फोर्थ नंबर की डायरेक्शन मेन पोजीशन है, उसका एम्पलीट्यूड आने वाला कौन है, माइनस है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है, लेकिन मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है इसलिए क्या करेंगे अपन उसको a sin ओमेगा टी माइनस। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एम्पलीट्यूड लिखेंगे, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, लेकिन कॉस लिखेंगे। अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन देख के पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। सिंपल है यार। 5 नंबर की पोजीशन कहाँ पे है, 5 नंबर की पोजीशन कहाँ पे, पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड के लिए अपन अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं तो t बराबर हमेशा 0, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है इसलिए इस साइड जा रहा है, डायरेक्शन भी क्या है पॉजिटिव, कहीं भी मान लो 5 पे स्टे कर रहा है तो y बराबर a लिखेंगे साइन ओमेगा t लिखेंगे, और इसी के साथ अपन इसका फेस लिखेंगे फाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है फाई आगे है ना। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें अपन तो t बराबर 0, मेन पोजीशन से कहाँ है वो पीछे है ना, उसकी डायरेक्शन वाली पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन के लिए अपन क्या लिख देंगे उसको, 6वें नंबर का है y बराबर पॉजिटिव a साइन लिखेंगे, ओमेगा t तो लिखेंगे, लेकिन वो मेन पोजीशन से कहाँ पे, पीछे साइड, तो क्या लिखेंगे इसको अपन फाई। ठीक है, आई होप कि इतना तो समझ में आया होगा सत्येंद्र भाई देख के, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे बनाना है, कैसे बनती है, सर्कुलर मोशन से ही बनती है। तुम्हें अगर उसकी पोजीशन दे दे कहीं पे भी तो तुम उस पोजीशन को देख के उसकी क्या बना सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में क्यों सिखाया, क्योंकि इसका टाइम पीरियड निकालने को आता है यार, और टाइम पीरियड निकालते आना चाहिए। t बराबर 0 है, इस कंडीशन पे है, उसका आवर्तकाल क्या होगा वगैरह वगैरह अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इक्वेशन बनाते अगर आ रही है तुम्हें, किसी भी कंडीशन में इक्वेशन बनाते आ रही है, कौन सी वाली, डिस्प्लेसमेंट वाली, तो तुम उसका क्या निकाल सकते हो, तुम उसका आयाम निकाल सकते हो, तुम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, तुम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और आगे समझते हैं कि अब आगे क्या पढ़ेंगे। इतना तो समझ आ ही गया होगा, ना आए हो तो वापस से रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका से बता रहा हूँ, बहुत टफ चैप्टर है ये। इक्वेशन बनाते तो आ ही जाएगी यार। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, है ना, जो नॉर्मली अगर पूछ लिया तो कभी। ये अपने पास एक पाथवे है पूरा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एसएचएम का पाथवे। ये मेन पोजीशन है ना, मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये प्लस ए है और ये क्या है, माइनस है ना, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे y बराबर क्या है 0, अगर बीच में कहीं स्टे करता है तो y बराबर y अपन y लेते हैं, विस्थापन से डिनोट करते हैं। अब ये पूरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर पूरी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी हो जाएगी इस पूरे पाथवे की, तो कितनी होती है, ये 2a होती है ना। यहाँ से गया यहाँ गया, मतलब ऐसा नहीं, यहाँ नहीं गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2a। माइनस को भी अपन प्लस में लेंगे क्योंकि लेंथ नाप रहे हैं ना, लेकिन अपन अगर इसकी चली हुई वो नापें, है ना, दूरी टोटल कितनी दूरी वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो अगर डिस्टेंस कवर देखें, ये अपन ने लेंथ देख ली, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, दूरी कितनी चलेगा, तो पहले वो पार्टिकल कहाँ जाएगा, वो पार्टिकल जाएगा प्लस ए पे, फिर वापस आएगा मेन पोजीशन पे, फिर जाएगा माइनस ए पे, फिर वापस आएगा मेन पोजीशन पे, तब जाके उसका एक दोलन कंप्लीट होगा। तो उसकी लेंथ देखें तो वो कितनी कंप्लीट करेगा, 4a कंप्लीट करेगा। ठीक है, चूहे हो गए यार यहाँ पे। ये अपन अगर ग्राफ से देखें तो किस तरीके से आ जाएगा ग्राफ, वह मुझे परेशान करेगा। अगर अपन ग्राफ से देखें तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ। ये हो जाएगा इसका माइनस है और ये हो जाएगा क्या, प्लस है, जिसके बारे में मैं पहले भी बताया है ना, बताया। अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो 90 डिग्री होगी, है ना। बीच वाली कौन सी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, 270 डिग्री हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी। तो अब अपन इसी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यही है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में इस शॉर्ट ट्रिक से, ये मैंने ही बनाई थी,
सॉल्व कर करके, क्वेश्चन सॉल्व कर करके मैंने ट्रिक बना ली थी। तो इससे तुम्हारे बहुत 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 सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे देखते के साथ ही, ठीक है। तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं डिटेलिंग में, क्या किसको, इस ग्राफ को और इस कंडीशन को, ठीक है। आगे देखो, देखो क्या है, अपन बनाते हैं एंगुलर मूवमेंट के लिए, ये इसकी मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा कोई भी पार्टिकल, ठीक है। तो इसकी कितनी कंडीशन होगी, स्टार्ट हुआ अपने एम्पलीट्यूड के आधे पॉइंट पे जाएगा सबसे पहले तो मान लो कि अपने एम्पलीट्यूड के आधे पॉइंट पे गया, मतलब कि a/2 पे गया। हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा इसका, a, यहाँ से यहाँ गया प्लस a पे गया, और ये स्टे बीच में एक स्टे लेगा हाफ वाला, है ना, स्टे नहीं ले रहा है पर मैं अपने मन से मान रहा हूँ कि बीच में एक पॉइंट आएगा a/2, फिर वापस चल के आएगा यहीं तक, फिर इधर जाएगा -a/2 तक, फिर आगे जाएगा -a तक, ठीक है। ये इसके हाईएस्ट पॉइंट हो गए, और एक बीच में डैश वाला क्या हो गया, मेन पोजीशन के आधा हो गया, एम्पलीट्यूड का भी आधा। यहाँ y बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। जब ये मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो कितना वो एंगल कवर करेगा ये, तो ये कवर करेगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ बनाना चाहिए था, मैं यहीं बना रहा हूँ 90 डिग्री। इधर भी आएगा तो यहाँ पे कितना कवर करेगा, 90 डिग्री। लेकिन जो a/2 की कंडीशन होगी वो कितनी होगी, मेन पोजीशन से यहाँ तक 30 डिग्री, लेकिन इन दोनों के बीच एंगल कितना बच रहा है, 60 डिग्री। तो जब भी a/2 से a तक जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री, लेकिन जब भी मेन पोजीशन से a/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। इस बात की गांठ बांध लेना कि जब भी मेन पोजीशन से a/2 जाएगा तो 30 डिग्री, लेकिन a/2 से a डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना, 60 डिग्री। क्योंकि जब भी स्टे करेगा तो 45 डिग्री पे वो स्टे नहीं करेगा, हमेशा 90 का आधा 45 नहीं होगा, 30 डिग्री उसके बाद डायरेक्ट कवर करेगा क्या, 60 डिग्री। अब इसको अपन ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ पे समझते हैं। इधर अपन टाइम ले रहे हैं t, इधर ले रहे हैं अपन y डिस्टेंस है y। यहाँ से मेन पोजीशन से स्टार्ट करा, y बराबर 0, t बराबर क्या है, 0। एक स्टे लेगा ही वो यहाँ पे कहीं, है ना, इस यहाँ पे लेगा तो a/2 होगा प्लस में, यहाँ पे पहुँच गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस है, यहाँ पे आ गया तो वो क्या हो गया, वापस से y 0, लेकिन t बराबर अब 0 नहीं है क्योंकि वो इतना डिस्टेंस अब कवर कर चुका है। जब a से वापस आएगा तो वो कहीं और स्टे करेगा, कितना, a/2, ठीक है। y बराबर 0 है लेकिन t बराबर 0 नहीं है, वो कितना है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। वापस जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, एक -a/2 पे, फिर सेंटर में कितना आ जाएगा, -a, फिर यहाँ पे वापस से स्टार्ट करेगा कितने पे, -a/2। और ये जो -a वाला है वो सेम पॉइंट है कि सबसे पहले वो गया इधर, फिर आया वापस सेंटर में, फिर गया इधर, फिर वापस आया सेंटर। तो ये जो बीच में 2 पॉइंट आ रहे हैं और यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये वो 2 पॉइंट यही है, सेम है ना, a/2 और ये -a/2 जब 30 डिग्री, अब अपन एंगल पढ़ने वाले हैं, तो जब स्टार्ट करेगा, ये कौन सा स्टे करा उसने, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब वापस आएगा तो कितना एंगल कवर करेगा, वो 30 डिग्री, तो 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, सॉरी 60 कवर करेगा, इन दोनों के बीच 60 था तो ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। 150 डिग्री से मेन पोजीशन से 30 डिग्री, और मेन पोजीशन मतलब हाफ से कितना है, एम्पलीट्यूड तक 60 डिग्री, 60। तो यहाँ पे 150 से 30 जोड़ो तो मेन पोजीशन पे वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, आराम से समझना, स्पीड बढ़ा के यहाँ से मत देखना। अब क्या होगा, 180 पे आ गया, फिर से वापस से वही साइकिल कंप्लीट करो कि मेन पोजीशन 180 है ऑलरेडी, 180 में 30 डिग्री जोड़ो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा एंगल, 180 में 210 डिग्री, 210 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। 270 में फिर कितना जोड़ना है तुमको, 60 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा ये, 330 डिग्री। 330 डिग्री में वापस 30 जोड़ोगे तो ये आ गया मेन पोजीशन पे कितना, 360 डिग्री। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री। तो जब भी वो बोले, क्या बोले
वो ये बोले कि 0 से a/2 गया, मतलब कितने डिग्री, 30 डिग्री। जब कभी बोल दे a से a/2 गया, कितने डिग्री, 60 डिग्री। एंगल निकालना इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट टाइम बताने वाला हूँ कि कितना टाइम लगेगा, आवर्तकाल का कितना टाइम लगेगा, डायरेक्ट बताऊँगा। 0 से a/2 गया 30 डिग्री, a से a/2 गया 60 डिग्री। कभी बोल दे 0 से a गया कितने डिग्री, 90 डिग्री। फट से समझ में आना चाहिए। जब कभी बोल दे कि a/2 से a गया तो कितने डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि a/2 से a जा रहा है, a/2 से a जा रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दे तो देगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, एंगल निकालते समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे पोर्शन की कि जब भी कोई पार्टिकल 30 डिग्री चलता है, 30 डिग्री डिस्टेंस कवर करता है, तो वो कितना टाइम लेता है, वो लेता है t/12। जितना भी आवर्तकाल है उसका t/12, 1/12 भाग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एवरी 30 डिग्री t/12 टाइम टेकन करती है, लेती है। तो जब भी 30 डिग्री चलेगा कोई भी पार्टिकल, वो कितना टाइम कवर करेगा, t/12। ठीक है, मतलब 12 हिस्सों में हो रहा है। इतना तो समझ में आ रहा हो, कितने हो, कैसे, ये अपने आप में 2 हिस्से कवर कर रहा है। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 कवर कर रहा है। मतलब हर 30 डिग्री पे t/12 टाइम लेता है ना, कोई भी पार्टिकल मूव करने का। अब तुम्हें अगर बोल दिया जाए कि 0 से कोई पार्टिकल है, वो 0 से स्टार्ट करके a/2 पे जा रहा है, मतलब कितना टाइम लिया, कैसे पहचानोगे, 0 से a तक 30 डिग्री, तो कितना टाइम लेगा, t/12। अगर आवर्तकाल दिया है तो डायरेक्ट भाग दे, तो आवर्तकाल में 12 का। सिंपल। कन्फ्यूज़न होता है इसमें। देखो अब अगर बोल दे कि a से -a तक गया, कोई पार्टिकल a से कहाँ गया, -a पे गया, कितना टाइम लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सब पूछ सकता है। तो कितना डिग्री चलेगा, देखो कहाँ बोला उसने, a से, ये a से -a गया, तो बीच में कितना एंगल आएगा, ये पूरा 90 डिग्री कवर करता है, ये पूरा 90 डिग्री कवर करता है, मतलब कितना, 180 डिग्री कवर करा ना। और हर 30 डिग्री पर कितना चलता है, ये टाइम लेता है, t/12 लेता है, मतलब 30 डिग्री पे t/12 टाइम लेता है। तो 180 पे कितना लेगा, t डैश लेगा, डिवाइड करो, 3 छंग 18 और ये कटेगा 6 दूनी 12, मतलब t डैश बराबर कितना है, t/2। इतना टाइम लेगा। सिंपल है ना, t/2 टाइम लेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैसे निकालोगे, वही अपना ओमेगा टी कैसे निकालना है उसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। पहले तो तुम्हें एंगल समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे अपने को निकालना है, तो समझ में आएगा। 30 डिग्री का स्टे लेगा, फिर उसके बाद 60 डिग्री चलेगा, फिर 60 डिग्री वापस भी आएगा, फिर 30 डिग्री करेगा, मतलब 30, 60, 60, 30 इस तरीके से चलेगा। मतलब एंगल निकालना भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये अपना और भी पढ़ेंगे इसको, आवर्तकाल को भी, आवर्तकाल निकालना भी समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। कभी बोल दे 0 से a/2 जा रहा है तो कितना टाइम लेगा। डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी अपन अभी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ है। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला पोर्शन अच्छे से कर लेना। इसी को अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो रहा है और रात के 10 भी बज चुके हैं, तो अपन आगे करेंगे। ठीक है सत्येंद्र भाई, यहाँ तक कर लेना। ये भी समझ में तो आ गया होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई मत करना, मैं करवाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़ना है।